हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जिसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। कौन कौन से इसके केस लॉज हैं, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, क्या इसको अप्लाई करने से आउटकम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको समझना है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली हाउ डज लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वर्क्स। ऑल राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले जरा इस एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। सो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और नाम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे बोला ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों कहा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अब समझ में आ जाएगा। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब किसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन दिस रूल इज नोन एज सेफेस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब कोर्ट में कोई केस है और उस केस में एक ही वर्ड के दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन दोनों एडवोकेट्स की तरफ से दिया जा रहा है, राइट। और कोर्ट को अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंटरप्रिटेशन को सही कंसीडर किया जाए और कौन सी इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट किया जाए। अब मैं यहाँ पे किस वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें अभी मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी लॉ को लेकर, किसी भी लॉ को लेकर और किसी भी लॉ में कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो, वर्ड्स ऑफ ए स्टैट्यूट, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि एक वर्ड से कितने सारे, हाँ, आउटकम हो सकते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस एक वर्ड के इंटरप्रिटेशन से क्रिएट हो सकता है, राइट। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो सबसे पहले में हम बोलेंगे कि जब लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, किसी भी स्टैट्यूट का जो वर्ड है उसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे देखिए। सबसे पहले कोड जो है किसी भी वर्ड का नेचुरल, ऑर्डिनरी, इस पॉइंट को समझिएगा, नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में मीनिंग निकालेगा, और पॉपुलर सेंस में, ठीक है। सो पॉपुलर सेंस में उसका मीनिंग निकाला जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ड का पॉपुलर मीनिंग अगर हम लोग निकालते हैं, पॉपुलर मीनिंग अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का, जैसे कि अभी देखिएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ऐसा करने से, अगर ऐसा करने से, अनलेस दैट लीड्स टू, अनलेस दैट लीड्स टू, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा जो यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उससे कोई एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है, एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है, या फिर वो जो लॉ है, वो जो लॉ है उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट जो है वो कुछ कॉन्ट्रेरी कह रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट यहां पे जो है वो कॉन्ट्रेरी कह रहा, तो उस सिचुएशन में ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं किया जाता। अब ये किस तरीके से होता है इसका देखिए, कई बार हम बोलते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम कहते हैं कि हमने मीन नहीं किया, लिटरली नहीं कहा। आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आप लोग नॉर्मली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हो, लेकिन आप उन वर्ड्स को मीन नहीं करते।
उन वर्ड्स को मीन नहीं करते। गेटिंग माई पॉइंट, ये बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इस तरीके से काम करता है कि किसी भी एक्ट में, मान लीजिए कोई भी एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और उसके रिगार्डिंग एक केस जो है कोर्ट में चला गया है, अब उससे रिलेटिंग कोई वर्ड है जिसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो उस इंटरप्रिटेशन को करने के लिए सबसे पहले जो सेफेस्ट रूल है वो कौन सा है? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि कोर्ट उस वर्ड का नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर जो मीनिंग है वो देखेगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन की जाएगी, और ये इंटरप्रिटेशन उस केस के जजमेंट की डायरेक्शन को बदल सकती है। ये बात समझिएगा कि उस केस की जजमेंट की डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट को कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है वो एप्रोप्रिएट लगती है। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देखिएगा। ओके, तो एक एग्जांपल देखिएगा कि अगर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, यहाँ पे मैं आपको केस लॉस के थ्रू ये लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बेसिकली एक जो कैंडिडेट है, एक जो कैंडिडेट है उसके इलेक्शन को, उसके इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया है। ठीक है, सेट असाइड कर दिया है इलेक्शन, और उसके लिए सेक्शन कौन सा कोट किया? उसके लिए सेक्शन कोट किया सेक्शन 123 सबसेक्शन 7 ऑफ द representation of the people, representation of the people एक्ट 1951। इस लॉ को यहां पे कोट किया। इज इट क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ओके, अब इस बात को देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि जो कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, इसने सेक्शन 123 का वॉयलेशन किया है, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 123। अब यहां पे ग्राउंड्स क्या दिए गए? सेट असाइड करने के ग्राउंड्स क्या दिए गए? ठीक है, बाद में ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल कर दी गई तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की साइड से जो ग्राउंड दिए गए थे वो ये देखिए, ग्राउंड ये दिए गए थे कि सबसे पहले उस कैंडिडेट ने he had employed more persons, जितने लोग एम्प्लॉय करने थे उससे ज्यादा लोगों को उसने क्या किया? एम्प्लॉय किया, more persons than prescribed। getting my point? then prescribed for, इसके लिए इलेक्शन पर्पस, फॉर इलेक्शनिंग पर्पस। तो जितने लोग प्रिस्क्राइब थे उससे ज़्यादा लोगों को क्या कर लिया? उसने एम्प्लॉय किया है। ठीक है, और उसके बाद में ये कहा कि जो सैलरी उन लोगों को दी गई, सैलरी उन लोगों को दी गई, वो सैलरी बेसिकली क्या कर रही थी? सैलरी एक्सीड कर रही थी मैक्सिमम लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट अंडर द लॉ। अब ये एस्पेक्ट यहां पे दिया गया, ये एस्पेक्ट यहां पे दिया गया, रीजन दिए गए कि क्यों हम उसके इलेक्शन को सेट असाइड कर रहे हैं। अब यहां पे जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट थे? तो बेसिकली उस कैंडिडेट ने ये कहा कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लॉ में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया है, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लोगों को अगर आपने एम्प्लॉय किया है और अगर सैलरी दी है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो? सेक्शन 123 का वॉयलेशन कर रहे हो। लेकिन उसने ये कहा कि देखो यहाँ पे ये जितने भी लोग थे जो मेरे लिए इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे, ये बेसिकली मेरे फादर के एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय ऑफ हिज फादर। और इसके साथ साथ एम्प्लॉय ऑफ हिज फादर, और साथ में बोल दिया कि सैलरी कौन दे रहा था? तो बोल रहे थे कि सैलरी वॉज गिवन बाय हिज फादर। ये कहा कि वो
उसके फादर से सैलरी ले रहे थे, वो उससे सैलरी नहीं ले रहे थे। दूसरी बात, ठीक है। अब यहां पे एक बात और कही गई कि वो तो मेरे लिए एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे थे, दे वर वर्किंग विथ मी एज एन वॉलंटियर। तो ये सारे वॉलंटियर्स थे। तो यहां पे अब क्वेश्चन ये आया कि एम्प्लॉय वर्ड में क्या हम उन वॉलंटियर्स को शामिल कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि जो कैंडिडेट था और वो लोग जो उसकी कैंपेनिंग कर रहे थे वो उसके फादर के एम्प्लॉय थे, वो उसके फादर के एम्प्लॉय थे, वो उसके एम्प्लॉय नहीं थे। कैंडिडेट जिसका कि इलेक्शन सेट असाइड कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, वो उसके एम्प्लॉय नहीं थे, वो उसके फादर के एम्प्लॉय थे। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर उसके फादर के एम्प्लॉय थे लेकिन इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट तो हो रहा था, इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट तो हो रहा था। तो मैं बोलूंगा कि देखो, इनडायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट, इन सब बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि उसने कहा कि जो लिमिट प्रिस्क्राइब थी मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी, मैंने उनको सैलरी दी ही नहीं। सैलरी मेरे फादर दे रहे थे क्योंकि मेरे फादर के एम्प्लॉय थे, मेरे लिए वो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे। तो हमारे बीच में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो जब हमारे बीच में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में मैंने कैसे सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का वॉयलेशन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या किया? अब देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया किसको? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा कि वो लोग एम्प्लॉय नहीं थे, बेसिकली वो लोग वॉलंटियर्स थे, इसलिए जो इलेक्शन सेट असाइड किया गया है वो गलत है, वो गलत है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड कैन चेंज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ एनी केस। तो इस तरीके से वो किसी भी केस के आउटकम को चेंज कर सकता है। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर है? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। तो यहां मैंने एम्प्लॉय वर्ड को इसलिए यूज किया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि एक वर्ड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तब एप्लीकेबल होता है जब लॉ मेकर ने, लेजिस्लेचर ने जब लॉ को बनाया तो उस वर्ड को एकदम क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं थी, एब्सर्डिटी नहीं थी, वर्ड पूरी तरीके से क्लियर था, सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेगा। ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको अगर एक और केस बताऊं, मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, और इस केस में क्वेश्चन ये आया था कि क्या शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, उसे ग्रीन वेजिटेबल में शामिल किया जाए या शामिल ना किया जाए। अब क्वेश्चन ये आया कि शुगर केन को ग्रीन वेजिटेबल में शामिल कैसे किया जा रहा है, तो इसका आंसर सुनिए। बेसिकली इस केस में ये आर्ग्यूमेंट दी गई कि शुगर केन को ग्रीन वेजिटेबल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें वेजिटेबल का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो शुगर केन उसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, उसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और इसलिए शुगर केन को वेजिटेबल की डेफिनेशन में रखना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल की डेफिनेशन में रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि जो बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947 वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेल्स टैक्स ना लगे शुगर केन के ऊपर, इसलिए ये बात कही गई कि शुगर केन का डिक्शनरी मीनिंग फॉलो कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लेजिस्लेचर ने, लॉ मेकर ने क्लियरली यहां पे बता रखा है कि किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्शनरी मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला शुगर केन आएगा। किसमें आएगा? टैक्स के अंडर शुगर केन कवर होगा। वेजिटेबल की डेफिनेशन में हम शुगर केन को कवर नहीं कर सकते। ग्रीन वेजिटेबल की डेफिनेशन में उसको कवर करेंगे जिन वेजिटेबल्स को हम लोग अपने लंच और डिनर में यूज करते हैं, उन्हें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये भी देखा है कोर्ट ने कि लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसको ध्यान में रखकर ये लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऐसे अप्लाई किया। डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं गए, जो लॉ मेकर ने
मीनिंग देने की कोशिश करी है उसको फॉलो किया गया। इसके अलावा एक और केस था, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1325। अब राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर के केस में भी यही क्वेश्चन था कि जो बीटल लीव्स होती हैं क्या उन पे सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, बीटल लीव्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की साइड से क्या कहा गया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा, बीटल लीव जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि डिक्शनरी मीनिंग पे रिलाय नहीं किया जाए। यहां भी डिक्शनरी मीनिंग पे रिलाय किया गया और यह कहा गया कि बीटल लीव्स को भी किस में शामिल किया जाए, वेजिटेबल की डेफिनेशन में शामिल किया जाए। और अगर एक बार इनको पान के पत्ते बेसिकली बीटल लीव्स इनको अगर वेजिटेबल की डेफिनेशन में शामिल कर लिया तो इनके ऊपर फिर क्या नहीं लगेगा, इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट बीटल लीव्स लायबल टू सेल्स टैक्स, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया। जो डिक्शनरी मीनिंग है उस पर कोर्ट नहीं गया। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि डिक्शनरी का यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो एक तरीके से एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन में कवर होता है। लेकिन कोर्ट ये भी देखेगा कि उस इंटरप्रिटेशन को लेने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर उस इंटरप्रिटेशन को लेने से इनजस्टिस होता है तो कोर्ट कभी भी ऐसी इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं करता। तो ये जो मैंने आपको बीटल लीव्स का केस बताया, ये जो मैंने आपको शुगर केन का केस बताया, इन सारे केसेस में कोर्ट ने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया। ऑल राइट। और इस रूल को फॉलो कब नहीं करते, इसको फॉलो तब नहीं करते जब कोई एब्सर्डिटी क्रिएट होती है, या जिससे कि या ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था स्टैट्यूट का, जो लॉ मेकर्स का ऑब्जेक्टिव था, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अगर आने लगे तब हम इसको फॉलो नहीं करते। अदरवाइज हम हमेशा लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन करने के और भी मेथड्स हैं जिनकी बात मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में करूंगा। आई रियली होप कि जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, एम्प्लॉय का एग्जाम्पल, राइट, वेजिटेबल का एग्जाम्पल, बीटल लीव्स का एग्जाम्पल, शुगर केन का एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।